हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि ईटीएफ के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में और हम स्टॉक्स के बारे में कि हमें कौन बेटर रिजल्ट देने वाला है। कुछ कमोडिटी के बारे में भी बात होगी, लेकिन क्या है हमारे साथ प्रॉब्लम एक चीज़ हो जाती है कि हम लोग किसी चीज़ को जानते नहीं, फिर भी हम उसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से करते हैं। मैं आपके साथ में कुछ चीज़ें बातें करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं कहीं वाइट बोर्ड पे चलता हूं। यहाँ पर ओके, मैं यहाँ चल लेता हूँ। यहाँ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लुक हेयर, यदि हमें मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है, तो हमें यदि मार्केट का नॉलेज है तो हम क्या करते हैं, सीधे के सीधे हम लोग शेयर में ही जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या इंसर्ट करेंगे। हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ की बात करेंगे। क्या चीज़ें बात करेंगे? इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि 10 ईयर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, आने वाले 15 ईयर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है। और यदि हम 50 प्लस हैं, हम लोग 50 प्लस हैं, तो ओल्ड एज जब तक टिल डेथ हम जिंदा रहे तब तक हमारा किस प्रकार से गुजारा चले कि हम आज हमारे पास कम पैसे हैं तो हम लोग उससे बहुत अच्छे लेवल पर रिटर्न कमा के हम आने वाले टाइम में अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि पेंशन हमें कोई देने वाला नहीं है। जब हमें कोई पेंशन नहीं देने वाला तो हम किस प्रकार से अपना सर्वाइव करें कि हमारे लिए वो बेस्ट हो जाए, ये सब चीज़ें हम इस चीज़ में देखेंगे। अब यदि कोई 20 to 30 का इंसान है या फिर कोई 30 to 45 के आसपास का इंसान है और कोई 50 के प्लस का इंसान है, तो उसके लिए देखो अलग अलग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ होते हैं। यदि ये केवल इक्विटी में डालता है, स्मॉल कैप में डालता है, मिड कैप में डालता है, तो आज से 20 साल बाद में वो सब चीज़ें बड़ी हो जाएगी। इन लोगों के पास में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 45 वालों के पास में इनको बच्चों की शादियां भी करनी है, इनको बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, इनको बच्चों की स्टडी का भी मटेरियल देखना है। और आजकल जिसके पास में 50,000 से कम की जॉब है, बेचारी उसका घर नहीं चलता मुश्किल से। उस इंसान से आप जाके पूछो जो 2 वक्त की रोटी के लिए काम करता है, दिन भर 10-12 घंटे अपने खपाता है, और यदि उसको 50,000 रुपये मिलते हैं तो उसकी पीड़ा ये है कि वो लोग अपने पास बचा नहीं पाते। अब कोई उन चीज़ों की फीलिंग को नहीं समझता। गवर्नमेंट ये समझती नहीं है कि हम लोग इनको रियायत दें, हम लोग मिडिल क्लास लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी दें, मिडिल क्लास लोगों को हम कम से कम टैक्स के दायरे में रखें। हर चीज़ के ऊपर 18% GST, फिर कहते हैं हम टैक्स नहीं लेते। तो बहुत सारा लोचा है। इस जो मिडिल क्लास लोगों के पास में यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास में पैसा बचता नहीं, फिर भी वो कैसे जैसे करके थोड़ा बहुत पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो सही जगह पे नहीं लगता। कभी वो ऑप्शन ट्रेडिंग में फंस जाएंगे, कभी वो इक्विटी में फंस जाएंगे, कभी उनको वहाँ रिटर्न नहीं मिलेगा, कहीं कहाँ फंस जाएंगे। तो मैं आपके पास में आज सीधी क्लियर कट बात करने वाला हूँ। वो बात होगी अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ETF से रिलेटेड। मैं ETF को लेके चलता हूँ। देखो, पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है। म्यूचुअल फंड इसमें ओपन नहीं होगा, मोबाइल में ओपन होगा। यहाँ पर देखो, जब भी मैं धन की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद है धन, ये धन वाला ही ऐप है। यदि आपके पास में धन का ऐप नहीं है तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट खोल लीजिए आप। 1 साल तक आपका चार्ज ब्रोकरेज नहीं कटेगा। लिंक से यदि आप खोलते हैं तो आपके लिए वो बेटर रहेगा, कुछ तो पैसे बचेंगे। कुछ टाइम के लिए क्या है, आपको यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन मिले। कुछ टाइम क्या, परमानेंट आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी। आप किसी भी प्रकार का ETF चूज़ करते हैं। अब ETF क्या होता है, देखो, किसी भी फर्म का कोई, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड बनाया, सेम ETF फंड और म्यूचुअल फंड में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, ध्यान रखना। ये एक्सचेंज की तरह ही ट्रेड होता है। कोई भी मैंने म्यूचुअल फंड बनाया, उसमें मैंने 1 से लेकर 50 तक की कंपनीज़ को इन्वॉल्व किया, और इसका मैंने नाम दिया निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड। और मैंने इधर ETF बनाया और 1 से लेकर 50 तक की कंपनी नाम दिया, उसमें मैंने बोला म्यूचुअल, ये है मेरा ETF। सेम सा ही होता है। इसको रेगुलेट करने वाले लोग होते हैं, इसको रेगुलेट मार्केट करता है, कुछ नहीं करता। इसमें जो सा रिटर्न मिलता है बस वो होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। कोई गड़बड़ करती है तो ETF से आप एग्जिट भी करा सकते हो, बाहर भी हो सकते हो, वो भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड के कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो ETF पे लागू नहीं होते। ETF का सिंपल काम होता है, बस ये एक तरह से होता है म्यूचुअल फंड जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सिंपल होता है उससे, और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखो, इसके डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। आपके पास में एक ETF होता है। अब आपके पास में है कि आप ETF के मार्जिन बेनिफिट वाले चाहते हो, लिक्विडिटी वाले लिक्विड फॉर्म में चाहते हो, बॉर्डर इंडेक्स के चाहते हो, सेक्टर के चाहते हो, थीम के चाहते हो, कोई स्ट्रेटजी बेस्ड भी चाहते हो, या कमोडिटी के लिक्विड चाहते हो, आप ETF चाहते हो। आपके पास में मान लो 10 लाख रुपए है, आपके पास में क्या है, 10 लाख रुपए है। आप 10 लाख रुपए डिजर्व रखते हो अपने पास में, पर आप चाहते हो कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं या मैं सिल्वर में इन्वेस्ट करूं, पर मैं फिजिकल नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं ट्रेवल करता हूं, मेरे पास इधर होता नहीं, मेरा स्टे घर पे होता नहीं, चोर वोर ले जाए तो आपके पास में गोल्ड के ETF है। जितना आपका मार्जिन वहाँ पर मिलेगा, यदि वो 70% बढ़ता है तो ETF भी 70% ही बढ़ेगा।
1% भी ऊपर नीचे नहीं होगा। यदि आज 1,45,000 के लाख पे गोल्ड है तो वो ETF यदि 45 रुपये पे है तो ये यदि 200 जाता है, 2 लाख जाता है तो वो भी 45 के अकॉर्डिंग 2 लाख के फेवर में ही जाएगा, वहाँ पर भी उतना ही रिटर्न होगा। तो अब हमारे पास ये बेनिफिट है कि हमारे पास फिजिकल है या इसमें ETF फॉर्म में है, रिटर्न तो हमारा सेम है, पर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए गोल्ड बना के रखूँ, मेरे पास कैपिटल उसके बिस्किट हो, मेरे पास उसकी ईंटें हो, मेरे पास उसकी खदान हो, तो फिर आप फिजिकल ले लो, वही होगा। अभी आप देखो यहाँ पर जैसे ये कोटक सिल्वर ETF है, इसका 1 साल का रिटर्न है 98% का। यहाँ पर ये है जीरोधा सिल्वर ETF 98%, 1 ईयर का ETF का रिटर्न है, ये 46% का है गोल्ड का ETF का। तो ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको सेम रिटर्न पे मैं अभी चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से देखो ये सब चीज़ें चलती है। आप चाहते हो कि नहीं हम ग्लोबली चले जाए तो भी ETF अवेलेबल होते हैं। तो आइए एक एक चीज़ों को देखते हैं और बेस्ट चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी प्रकार से बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मुझे केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से आपको दिखाना है कि आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग से बेटर है ये। अभी हमें क्या करना है, हम यदि धन का ऐप लैपटॉप में खोल रखा है तो हमें बेस्ट ऑन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये सब सिस्टमेटिक हो जाएंगे और सिस्टमेटिक होके देखो आपको BSE के 500 जो भी टॉप कंपनियां हैं उनका ETF आ गया, BSE की 500 कंपनियों का ये दूसरा ETF आ गया। ऐसे ही BSE की मिड कैप सिलेक्टेड जो भी कंपनियां हैं उनका ETF आ गया। इनका रिटर्न इस तरफ आ जाएगा, एक तरफ की किसका कितना रिटर्न रहा है, ठीक है। BSE सेंसेक्स की जो नेक्स्ट 30 कंपनियां हैं, नेक्स्ट टॉप 30 कंपनियां, वो वाली जो शुरुआत की कंपनियां हैं वो नहीं चाहिए, इसमें 100 वाली कंपनी नहीं है, ये नेक्स्ट 30 वाली 100 के बाद वाली है। DSP BXC में इसमें क्या BSE के नेक्स्ट 30 कंपनियां हैं। ये क्रिसिल 10 ईयर का है, ये निफ्टी मिड कैप की कंपनियां हैं, इनका 12% रिटर्न के आसपास। निफ्टी मिड कैप 100 कंपनियां हैं, 100 कंपनियां मिड कैप की जो निफ्टी 50 के बाद की जो कंपनियां हैं 100 वाली टॉप 100 कंपनियां, उनका ETF है। तो ये इस प्रकार से सारे के सारे सिस्टमेटिक लगा देता है ये एक क्लिक के साथ में। जैसे आप नीचे जाओगे स्मॉल कैप 200 कंपनियां आ गई, फिर निफ्टी जीरोधा की 100 कंपनियां आ गई, ये भी ETF आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहते हो हम तो निफ्टी में करें तो निफ्टी की कंपनियां अवेलेबल हो जाती है। इस प्रकार से आपके पास मिड कैप के साथ में नेक्स्ट 50, ये सारी की सारी कंपनियां अवेलेबल है। आप अकेले सेंसेक्स में जाना चाहते हो कि नहीं हम तो सेंसेक्स में जाएंगे कि आने वाले टाइम में निफ्टी या 50 मिड कैप चले ना चले, सेंसेक्स चलेगा, मेरा तो ये थोड़ा है तो सेंसेक्स में चले जाऊँ। अब मैं किसी एक को खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि उसका किस प्रकार से। देखो ये है निफ्टी मिड कैप 100, मिड कैप 100 का मतलब है निफ्टी 50 के बाद की जो 100 कंपनियां हैं मिड कैप वाली वो कंपनियां। तो मैं इसके एक के ऊपर क्लिक करता हूं और मैं इसके चार्ट को लेके चलता हूं। कुछ चार्ट में जाने से पहले मैं आपको ETF की होल्डिंग दिखा देता हूं कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। जैसे BSE है, फेडरल बैंक, MCX, सुजुलॉन एनर्जी, हीरो मोटोकॉर्प, GV इंडस्ट्री, भारत लेवी, लॉरेंस लैब, ल्यूपिन है, AU है, भारत फोर्ज है, पॉलीकेब है, IDFC है, इंडस टावर है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, परसिस्टेंस है, अशोका लेलैंड है, मेरिको है। ये जो नेक्स्ट 100 कंपनियां हैं यही आपको लिस्ट में वहाँ पर मिलने वाली है। और ये सेक्टर वाइज यहाँ पर सिस्टमेटिक हो सकती है। कंपनी सॉफ्टवेयर, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि इसमें क्या है, क्योंकि वो जो 100 कंपनी है वो सब के सब इंक्लूड होगी। हमें मतलब इससे है कि हमारा रिटर्न कैसा आ रहा है। तो मैं वीकली चार्ट के ऊपर इसको इंसर्ट कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ कि वीकली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि आज से मान लीजिए कोरोना वाले फॉल में आपने इसमें इंसर्ट किया, कोरोना वाले फॉल में 11 रुपये पर चल रहा था। आपको कुछ नहीं करना है, FD का पैसा है वो इस प्रकार के इंडेक्सों में आप डाल के छोड़ देते हैं तो आप देखोगे 483% का रिटर्न अब तक इसने दिया है। 483% का रिटर्न इसने दिया है। तो यदि 483 का % रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब आप डिवाइड करो कि अभी 2026 चल रहा है और 2020 में आपने नवंबर के आसपास ये फॉल हुआ है, तो नवंबर के आसपास के बाद में छोड़ो 21 के बाद में हमने 6 सालों में 483% का रिटर्न हमने पाया है। किसी ने भी अब कोरोना में जिसने बाय किया वो ETF तो पड़े नहीं है, किसी ने भी नहीं बाय किया, तो चलो छोड़ देते हैं उस बात को। जिसने 3 साल में देखा है वो उसका रिटर्न देखते हैं हम कि 3 साल में कहाँ, 2024 के बाद का रिटर्न देखते हैं। 2024 में कहाँ था मार्केट, ये वाला जोन है 2024 में, ये जनवरी का है 46 के बाद में, तो 2024 का ये रहा जोन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये वाला जोन, तो 44% रिटर्न है। इसका मतलब 44% का हम 3 साल में यदि डिवाइड करें तो 16, 32, 16, 48, 14, 28, 14, 42, 14.5, 15% के आसपास रिटर्न निकल के आता है। क्योंकि काफ़ी टाइम से ये कंपनियां भी क्या हो रही, कंसोलिडेट हो रही, मार्केट ऊपर जा नहीं रहा है। तो आप FD करवाते हो अपनी बच्चों की या अपनी खुद की
किसी भी प्रकार से कि आने वाले 20 साल बाद में हमारे काम आ जाए, तो उनसे बेटर तो ये ETF है। कहीं पर भी आपको यहाँ पर ये उससे आपको कम रिटर्न नहीं देंगे। तो यानी 14-15% पर ईयर का रिटर्न इसका लिए बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 ईयर में जैसे ही अभी मार्केट भागेगा तो ये भी डबल ट्रिपल होने की कोशिश करने लग जाएगा, ये भी भाग जाएगा, क्योंकि कंपनियाँ रुकती नहीं है। इस प्रकार से मैं 1-2 का और एक्सप्लेनेशन करता हूँ जो कि आपके लिए और सूटेबल होगा इसको अंडरस्टैंड करना, कि मैं किसी सेक्टर की थीम में चलता हूँ। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने इसको सबको सेट कर दिया कि मैं इसकी सेक्टर वाइज करता हूँ। निफ्टी सर्विसेज है, निफ्टी रियलिटी है, रियलिटी सेक्टर में आप काम करना चाहते हो, नहीं बोले प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उन सबका रिटर्न आ जाएगा। नहीं बोले मैं तो केवल फार्मा में काम करता हूँ, मुझे फार्मा पसंद है, आप निफ्टी फार्मा में चले जाओ। आप कहोगे नहीं मैं PNB बैंक में काम करता हूँ, मुझे PSU बैंक पसंद है, PSU बैंक में चले जाओ, कभी नहीं डूबने वाले सेक्टर हैं। PSU बैंक है, फार्मा है, हेल्थ केयर है, मेटल है। मेटल देखो कितना अच्छा चला, मुझे मेटल पसंद होता है, क्योंकि मेटल के बिना काम ही नहीं चलता ज़िंदगी में किसी का। इतना सारे चीज़ें हैं कि ये है ही चीज़ें। अब ये 2025 में ही बनाए, 2025 में बनाए, तो मैं वहाँ का रिटर्न नहीं निकालूंगा। मैं यहाँ लिस्ट होने के बाद जो चीज़ें गई है 75% का रिटर्न है 1 ईयर का। अब और क्या चाहिए आपको, एक कोई भी स्टॉक नहीं देता है, उससे ज़्यादा तो इन्होंने रिटर्न दे रखे हैं बेचारों ने। अब आप कहोगे हम आज खरीदे 3 महीने बाद चेक करें, 3 महीने बाद हो सकता है फॉल होने लग जाए, तो उस टाइम रिटर्न नहीं दिखाई देगा, 1.5 साल बाद में बहुत अच्छा रिटर्न दिखाई देता है। FMCG के जितने भी स्टॉक है, हालांकि मेरे को ऐसा FMCG पसंद नहीं है, पर मेरी पसंद और नापसंद से आपकी पसंद नापसंद भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मेरा सेक्टर अलग हो सकता है चूज़ करने का, आपका सेक्टर अलग हो सकता है। मुझे 2-3 सेक्टर ही पसंद होते हैं, तो 2-3 सेक्टर हो सकता है आपको 2-3 सेक्टर दूसरे पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ निफ्टी देखो हेल्थ केयर सेक्टर है, निफ्टी PSU बैंक है, निफ्टी प्राइवेट बैंक है। इतना चेंज कैसे हो गया, सबको सिस्टमेटिक हो। PSU बैंक के एक साथ आ गए, निफ्टी ऑयल एंड गैस का एक साथ आ गया, मेटल के एक साथ आ गए। रेलवे में जाना चाहते हो तो सारी रेलवे कंपनियों का एक साथ ETF आ गया है। अब ये अभी रेलवे कंपनियाँ डूब रही है, डाउनफॉल की तरफ चल रही है, अभी सस्टेन होकर वापस भागने लग जाएगी थोड़े टाइम बाद में, तो ये ETF भी महंगा हो जाएगा और ये भी रिटर्न में आ जाएगा। अभी ये पिछले 1 साल के कंपेरिजन में जब से लिस्ट हुआ उसके बाद नीचे ही गया, क्योंकि उसके बाद कंपनियों ने उठाव लिया नहीं है। इंडियन IT है, ये भी अभी बॉटम पे है, अपने बॉटम पर आने वाले टाइम में ये भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भाग जाएगी। हेल्थ केयर सिस्टम है, मेरे को हेल्थ केयर बहुत पसंद है, आपको भी हो सकता है बहुत पसंद हो। अब इसमें कंपनियाँ देखो आप कौन कौन सी कंपनियाँ होल्डिंग है। सन फार्मा किस चीज़ को, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में है। फार्मास्यूटिकल ये एबॉट है, टोरेंट फार्मा है, सन फार्मा है, डॉक्टर रेबू लेबोरेटरी है, और सिप्ला है, लॉरेंस लैब है, ल्यूपिन है, अरेबंदा फार्मा है, ग्लेनमार्क फार्मा, ये सब दवाइयाँ बनाने वाली है। तो क्या हमारी 160 करोड़ की पॉपुलेशन कल से दवाइयाँ छोड़ने वाली? कभी नहीं छोड़ने वाली। तो ये भी चलती रहेगी, कभी छूटेगी नहीं आराम से। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिज हॉस्पिटल, ट्रेप्स, ये सारे के सारे एक साथ आ गए। ट्रेप्स नहीं है ये, यहाँ तक। अब इसमें हॉस्पिटल आ गए और फार्मास्यूटिकल की सारी कंपनियाँ आ गई। तो फार्मा कभी रुकता नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। एजुकेशन कभी रुकता नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। बैंक कभी रुकते नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना, हमेशा चलेंगे। रेलवे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। रेलवे में क्या, करप्शन ज़्यादा है। 1 रुपये की चीज़ आती है, वहाँ 100 रुपये होता है, 199 रुपये लोगों की जेब में जाता है, 1% गवर्नमेंट की जेब में जाता है, बाकी 99% करप्शन हो जाता है। इसलिए रेलवे उठ ही नहीं पाता। जबकि आप किसी भी रेल में देखो, आपको कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। यही प्रॉब्लम है इस देश की, कि करप्शन ज़्यादा है इस देश में। यहाँ पर लगेगा कि मोदी जी आ गए, करप्शन हट गया, कुछ नहीं हटा, जितना था उतना ही है। एक आम आदमी के लिए उतना ही स्ट्रगल है। ये बेसिक कोई पॉलिटिशियन पार्टियाँ हटाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो AC में बैठ के सब चीज़ें तय कर रहे हैं। जो लोग रोज़ अपनी बाइक के ऊपर जाते हैं काम करने के लिए, या 4 व्हीलर लेके जाते हैं, ऑफिस जाने में 2 घंटे लगते हैं, उनसे पूछो आप टाइम की वैल्यू क्या है, उनके लिए पूछो आप। तो जो चीज़ AC में बैठ के कंटेंट की जाती है, बनाई जाती है लोगों के लिए, वो ग्राउंड के ऊपर काम नहीं करती उतनी, और जो ग्राउंड पे बनेगी वो वहाँ पर लागू नहीं होती है, क्योंकि सब अलग अलग चीज़ें। इसलिए देश का भंडाफोड़ होना ही है एक बार, आज नहीं तो कल होना है। इस चीज़ में आप मान के चलो। पर परफॉर्मेंस अच्छी है, ETF की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार के जितने भी, मेरा कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों के लिए अवेलेबिलिटी है। क्या हो गया अचानक से नेट को? ओके, मैं थीम में चल रहा था, वापस आते हैं इसी चीज़ में। इस प्रकार से सेक्टर में चल रहा था, ओके परफेक्ट। इस प्रकार से आप देखो नीचे और सीमेंट सेक्टर निकाल सकते हो कि हाँ सीमेंट सेक्टर चलेगा। कैपिटल मार्केट मेरा फेवरेट स्टॉक। यहाँ पर कैपिटल मार्केट में मैं यदि क्लोज करूँ, यहाँ पर देखो आप ETF की होल्डिंग देखो आप, BSE, MCX, HDFC, MC 360, CDSL, एंजल वन, निपॉन, कैम्स,
आनंद राठी वेल्थ, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, नोआमा, कैफिन, ये वो स्टॉक्स हैं जो कि डेली मार्केट से रिलेटेड है। अब यदि इसके चार्ट को आप देखो, एक साल पहले ये लिस्ट हुआ है, कब लिस्ट हुआ है नीचे देखो 17 मार्च 2025 को। 17 मार्च के बाद में अभी ये 12 महीने का हो गया बेबी। कितने महीने का हो गया? 12 महीने का बेबी हो गया है। अब इस 12 महीने का रिटर्न देख लेते हैं, क्या दिया है इसने रिटर्न। अब तक रिटर्न दिया है इसने 91% का। अरे कौन सा स्टॉक है जो कि 91% का रिटर्न आपको एक साल के अंदर दे रहा है? ये कंपनियां चलती है तो चलती है बस। ये ETF में आपका रिस्क कितना है? ETF में बताओ रिस्क कितना है? 0%। म्यूचुअल फंड में 100% आपके गफला हो सकता है, क्योंकि वहाँ ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं, वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को बिठाया जाता है म्यूचुअल फंड में कि आप ये सिलेक्ट करो, उसमें ये कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है। वो यहाँ सिलेक्ट विलेक्ट नहीं होती, यहाँ जो सेक्टर में जितना भी है इन्वॉल्व वो सब का सब आ जाता है ETF में। इसीलिए तो इसको एक्सचेंज ट्रेड बोलते हैं। अब ये ट्रेड कैसे होगा? एक्सचेंज की तरह होता है, इसलिए ये अच्छा है। आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ सिलेक्टेड चीज़ों के ETF खरीदो और आराम से शांति से बैठ जाओ, आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। खरीदने कौन से हैं, बाई सेल कौन से हैं, वो आप खुद चूज़ करिए। मैंने आपको रास्ता बताया है। थीम वगैरह में कोई जाने की बात नहीं, वही सेम चीज़ है। कौन सी थीम लेते हो? BSE निफ्टी PSU की लेते हैं आप। ये सरिया क्या है ये मेरे को पता नहीं है, इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा ये है क्या। ऐसे ही आप आगे चलते हैं, हम लोग परफॉर्मेंस बेस पे चलते हैं। तो परफॉर्मेंस पे भी मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि कंपनियों की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है। कमोडिटी पे चलते हैं, ये मेरे को पसंद है। यदि मैं सिल्वर का परफॉर्मेंस देखूं तो जीरोधा सिल्वर ETF है, एक ईयर का 98% का रिटर्न है, 1 ईयर का रिटर्न। तो इसका मतलब 2-3 साल का रिटर्न देख लेते हैं फिर। अब ये लिस्ट ही बेचारा 2 साल पहले ही हुआ है। कब हुआ है लिस्ट? 31 मार्च 2025 को। अब एक साल में 31 मार्च 2025 को रिटर्न हुआ है, तो यहाँ पर इसने टॉप कितना दिया? 312% का रिटर्न दिया, क्योंकि उस समय सिल्वर भाग रही थी। तो जब ये लिस्ट हुआ तब भाग रही थी, तो फिर रिटर्न भी वैसे ही आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी वो भागे, इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें करना होगा। अब इधर देखो, इनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न आएगा। ये सब का रिटर्न एक जैसा ही होता है। यदि वो 10% भागते तो इन सब में 10% का ही मूवमेंट होता है। 0.0203% ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सब ऐसे ही हमारे पास में गोल्ड की अपॉर्चुनिटी है। टाटा सिल्वर, यदि हम ऐसे रिटर्न में जमा दें इनको, तो फिर टाटा का गोल्ड आता है, UTI का गोल्ड आता है, इनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। 40, 50, 60% जितना भी होता है सब में एक जैसा ही रिटर्न आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये ऊपर नीचे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कुछ है वो 1 साल पहले लिस्ट हुए हैं, कुछ 5 साल से लिस्ट आ रहे हैं। जो 5 साल पुराने वो ज़्यादा दिखाएगा रिटर्न अपने आप, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पॉइंटों में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 47.36, 47.34, 43.3, 42, तो आप वो ले लो ना जो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है एक साल में। रिटर्न तो हमें एक साल से ही मतलब होगा कि कितना दे रहा है, इतना ही, और कुछ ज़्यादा नहीं है इनमें, बस इतना ही है। आप गोल्ड में जाना चाहते हो, सिल्वर में जाना चाहते हो, ऑयल एंड गैस का भी है इसमें, निफ्टी ऑयल एंड गैस का। पर मेरे को निफ्टी ऑयल गैस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, केवल सोलर चलेगा बाद में। ग्लोबली ETF फिर आप जाओ, हैंसिंग का, मिरैया का, इन सब का ETF अवेलेबल है। आप S&P 500 की टॉप 50 कंपनियों में चले जाओ, बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनियां हैं। मेरे को फेवरेट मैं कहूँगा जिनके पास पैसा है अभी, और जिनकी एज क्या है 15 साल से लेकर 35 साल के बीच में है, वो लोग अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके US मार्केट में डालो। TV चैनल्स वालों को मत देखना, वो कहेंगे इतना डेप्ट है गवर्नमेंट पर, इतना है, ये कंपनियां भाग जाएगी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में। तो आपके पास ETF है तो वो सेफ़ है। ETF में देखो करेक्शन होके कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, बहुत लंबे टाइम तक नहीं मिलता। जो चीज़ 2023 में, यहाँ पर देखो 2023 है फरवरी का महीना, उससे लेकर अब तक का रिटर्न देखो 214% का रिटर्न है। अब आप सोचोगे ये करेक्शन होगा, नीचे आएगा, मिलेगा, भाई इसका चांस नहीं है। ETF में कब किस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना है ये आप तय करो खुद, जिस टाइम मौका मिल जाए उसी टाइम इसमें पैसा डालो। आने वाले टाइम में यदि इसमें फॉल होता है, गिरता है, और डाल दो, कोई समस्या नहीं है। ये रिस्क तो है ही नहीं ना हमारी यहाँ पर, तो रिस्क नहीं है तो फिर टेंशन फ्री है आप। मोतीलाल ओसवाल का नास्डेक क्वालिटी ETF 50 ETF ये भी अच्छा है, 100 ETF ये भी अच्छा है। किस टाइम ये 331 रुपये 95 पैसे का अभी है। हम लोग कोरोना के अंदर इसको 80-90 रुपये के आसपास उससे पहले भरते थे कि भर के ले लो, इसने बेचारे ने इतने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, अभी भी पड़े हैं, अभी भी हम उनको सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता आने वाले 10 सालों में 1000 रुपये तक पहुंचने के चांस है इसके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना के फॉल में देखो आप कहाँ पर है, ये रहा कोरोना का फॉल, ये देखो 40-45 रुपये का, तो लेकिन 40-45 रुपये पे हमारी बाइंग नहीं है। मेरी बाइंग शायद 90 रुपीज़ के आसपास सीख है कहीं,
यहाँ से ये 70 80 90 रुपीज़ के आसपास ही उस टाइम हमने लिया, हो सकता है इस फॉल में लिया हो 88 90 के आसपास में, 2022 में लिया होगा, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखो कि केवल 22 से लेकर अब तक इसने 292% का रिटर्न दे दिया। कहाँ प्रॉब्लम है? आप जब भी आप इस प्रकार का फॉल होता है वापस डाल दो पैसा, 10 20 50 लाख रुपए डाल के छोड़ दो, आराम से शांति से जा रहे, कंपनियां कमाने वाले जा रहे हैं, हम लोग शांति से बैठे, क्यों ही हमें फालतू में टेंशन लेनी है इन सब चीज़ों की। तो ज़रूरी है कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग, जितना अच्छा हमारा पोर्टफोलियो मैनेजिंग होगा उतना बेस्ट रिटर्न होगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये तब होती है जब हमने स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लिया कि हम लोग कौन कौन से स्टॉक्स ले रहे हैं, उनमें रिटर्न कैसा होता है? मोस्ट प्रोबेबली सबका नेगेटिव रिटर्न होता है। हमने ETF ले लिया, ऐसे लेवल पे लिया, ऐसे ETF लिए जो कभी चलते नहीं, तो उसका रिटर्न होता है, तो हमारा पोर्टफोलियो जीरो की तरफ दिखाई देता है और हम डिप्रेसिट हो जाते हैं कि हम नहीं एंजाइटी में चले जाते हैं, यार नहीं है, बेकार काम है। बेकार काम नहीं है। आप ETF लोगे, अच्छे स्टॉक्स के लो, अच्छे डाइवर्सिफाई करो, कुछ US के ले लो, कुछ इंडिया के ले लो, 3-4 कैटेगरी के ले लो, वो रिटर्न देंगे ही देंगे। 2 साल के बाद में 100% रिटर्न होगा। माइनस में 1 साल में आने में चांस होता है कि 1 साल के अंदर वो माइनस रिटर्न दिखा सकता है कि जहां आपने बाय किया उसके बाद नीचे चला गया तो माइनस रिटर्न दिखाएगा। पर 1 साल तक कोई भी एक चीज़ एक जगह नहीं टिकती, वो हमेशा रिटर्न देती है। इसलिए 2 साल 3 साल का रिटर्न लिया जाता है कम से कम, कि 3 साल में इसका रिटर्न देखो कि 3 साल में इसका रिटर्न कैसा आया, इसलिए 3 साल का लिया जाता है, ना कि 1 साल का। फिर 5 साल में कैलकुलेट किया जाता है, फिर 7 ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है। इन 5 साल और 3 ईयर्स में यदि कैलकुलेशन में बहुत बढ़िया रिटर्न पे है तो उसको बेस्ट माना जाता है। 1 और 2 साल के रिटर्न को नहीं देखा जाता ETF में और म्यूचुअल फंड में। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हम तो SIP करते हैं 10,000 की केवल ETF में, तो तब बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका रिटर्न भी आएगा, आपका भी रिटर्न आएगा, उसके जैसा ही रिटर्न आएगा। लेकिन 10 साल बाद में आपका जो रिटर्न आएगा वो एक साथ डालने वाले के जैसे के जैसा ही आएगा, ऐसा नहीं है। आज मान लो एक बंदे ने 10 लाख रुपए डाल दिए आज के दिन में, और एक बंदा केवल 2 लाख रुपए डाल के हर महीने 10 लाख 10,000 डाल रहा है, तो उसका रिटर्न और उसका रिटर्न 10-12 साल बाद में सेम सा ही आ जाएगा, क्योंकि इसका कैपिटल गेन हो जाएगा, उसका टाइम गेन हो गया दोनों का। लेकिन रिटर्न बाद में 10 साल 15 साल 20 साल बाद में यदि आप 2 लाख 3 लाख रुपए महीना निकालोगे ना, तो भी इनके रिटर्न इतने होंगे ज़बरदस्त कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा उन चीज़ों से। आज से 10 साल 20 साल बाद में आपको 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की ज़रूरत पड़ेगी कि मेरी पेंशन आ रही है, मैं 3 लाख रुपए निकाल लूँ। क्योंकि यदि ज़मीन पे छोड़ के जाओगे, इन पैसों को यूज़ नहीं करोगे, तो क्या ही फ़ायदा। अपने बच्चों के लिए मत सोचो कि मेरे बच्चों को लिए छोड़ना है, ऐसे सोचो कि हम लोग यूटिलाइज़ कैसे कर पाए आने वाले टाइम में। बच्चे अपने आप को सक्षम बना लेंगे, बच्चों को फाइनेंस की एजुकेशन दो आप लोग बचपन से ही, वो लोग अपने आप को सक्षम बना लेंगे। यदि आपने बच्चों को दे दिया ये सब चीज़ें कि हाँ बेटे ये ले, बेटे ये ले, तो आपके लिए बुढ़ापे में मुश्किल हो जाएगी, फिर वृद्धाश्रम में निकालना पड़ेगा टाइम। क्योंकि आने वाले टाइम में कितनी मोरल वैल्यू दे दो, कितने बच्चों के लाड प्यार कर दो, जो उनका इन्वायरमेंट होगा ना, वो वहीं बैठेंगे जहाँ उनको मज़ा आता है। और फैमिली के साथ बैठने में बच्चों को अनकम्फर्ट फील होगा आने वाले टाइम में। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखो। यदि आपके पास में यदि फादर्स हैं, मदर्स हैं, उनके पास जेब में पैसा है और जेब में मनी है, तो बच्चे सदैव आपके हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, आपको हमेशा इज्जत देंगे। लेकिन आपके पास में खाली जेब है तो वो आपको दुत्कार के रखेंगे। ये नेचर का नियम है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा हो सकता है, नेचर का नियम है। बचपन में हमें जो किड्स हमें प्यारे हैं, मेरे भी किड्स हैं, मुझे भी प्यारे हैं, आपके भी होंगे, आपको भी प्यारे हैं, तो वो तब तक प्यारे होते हैं जब तक कि वो खुद के दम पे खड़े नहीं हो जाते। आप खुद देखो, पापा आपको उतने प्यारे लगते थे जब वो पापा आपके लिए कोई चीज़ लेकर आते थे। अब आपको उतने प्यारे नहीं लगते क्योंकि अब आप खुद कमा रहे हो। रेस्पेक्ट के रूप में आपको वो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं जो बचपन में जितने सबसे मेरा सुपर हीरो मेरा बापू ऐसी वाली चीज़ें थी ना, वो वाली चीज़ें नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपका डाइवर्ट कहाँ हो गया, मन कहाँ डाइवर्ट हो गया आपका, मनी में, ऑफिस में, वहाँ पर चला गया। वहाँ कहाँ डाइवर्ट था, वहाँ पेरेंट्स के ऊपर डाइवर्ट था, क्योंकि मनी वहाँ से आती थी। तो ऐसे ही हमारे बच्चे होंगे, उनका मन डाइवर्ट हो जाएगा ऑफिस में, गर्लफ्रेंड में, शादी में, बच्चों में, तो हम लोग फिर अकेले रहेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखो। ये बुढ़ापे का सहारा बनेंगे ये सब चीज़ें आपकी। आने वाले टाइम में यदि 10-15 लाख के भी ETF हुए ना, वो 10-15 लाख रुपए आपको हर महीने के 2 लाख से 3 लाख तो आपका पेंशन दे देंगे, क्योंकि उस तरह से। इसलिए चूज़ करो, मार्केट में चूज़ करो कि मुझे कौन सा ETF अच्छे लेवल पर चाहिए, कौन सा फील्ड है जो हमेशा चलेगा, जिस पर जियो पॉलिटिकल इशू का कोई प्रभाव नहीं पड़े, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़े, जिसमें जब तक मार्केट चलेगा वो चलेगा ही चलेगा। बैंकिंग सेक्टर चलेगा तो चलेगा ही चलेगा, फार्मा चलेगा तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसमें भी क्या चलेगा बेस्ट, वो हमारे लिए ज़रूरी है।
अब मैं बातों बातों में, इशारों इशारों में मैंने आपको समझाया है सब चीज़ें, आप लोग इसमें भी समझ नहीं पाते हो तो फिर मुझे बताना प्लीज़ कि मैं आपको और किस प्रकार से समझाऊँ। अपना वैल्यूएबल कमेंट है वो नीचे ज़रूर किया करो ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो भी आप अपना वैल्यूएबल कमेंट नीचे छोड़िए, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो भी आप मेरे को बताइए कि ये हमें पसंद नहीं आई, आप ऐसी चीज़ को इस प्रकार से समझाए, तो भी मैं कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इन चीज़ों में देखो, मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन आपकी लर्निंग है वो अच्छी होनी चाहिए। बस इतना ही कहता हूँ मैं, लर्निंग करो, नॉलेज लो, आपके पास फंड आएगा, पैसा आएगा, बहुत अच्छे से बना लोगे। जिसके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है वो भी खुश हो जाओ, वो कैपेबल है इस मार्केट में पैसा बनाने लायक है। 10,000 से नीचे वाले बनाने लायक नहीं है, इसलिए पैसा इकट्ठा करो, पैसा बनाओ। पर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की सलाह नहीं देता सब लोगों को, इसलिए आप मेरी बातों को मानो, आने वाले टाइम के लिए अपने आप को जोड़ो, पैसा जोड़ो, पैसे सेविंग करो, एक्स्ट्रा वर्क करो, कुछ अच्छी चीज़ें करो। यदि आपकी सैलरी 30-40,000 के ऊपर है, आप केवल 30-40,000 रुपीज़ ही कमा पा रहे हैं, तो इसमें से 10-15% निकालो और अपनी स्किल के ऊपर लगाओ, अपने नॉलेज के ऊपर लगाओ कि आप उसको बढ़ाओ कि ये चीज़ 30-40,000 वाले 300 से 400K बन जाए, 3 लाख 4 लाख बन जाए बहुत अच्छे से जल्दी से, और बेटर बन जाए पर मंथ की, तो फिर आपके लिए मज़ा है। फिर आप 2-2 लाख रुपए की SIP करना महीने में, इजीली इंजी झिंगाला जियोगे मज़े से। पर आप 10,000, 15,000, 20,000 में 500 रुपये निकालते हो तो रिटर्न भी उस 500 के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसलिए वो 500 रुपये रिटर्न लेकर इसमें इन्वेस्ट मत करो, वो 500 रुपये न्यू चीज़ की लर्निंग में इन्वेस्ट करो। कुछ अच्छी स्किल्स बनाओ कि वो 500 वाली चीज़ें 5,000 में बदल जाए, 5,000 वाली 50,000 में बदल जाए, वहाँ पर 50,000 की SIP महीने की जाए। इसलिए अपना टाइम वैल्यूबल चीज़ों में निकालो, ना कि रील्स देखने में। फिर मिलते हैं दोस्तों, अपना कमेंट ज़रूर करना। नमस्कार।